हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। एपोप्टोसिस का दूसरा टर्म है प्रोग्राम सेल डेथ। अगर एपोप्टोसिस की बात करें, दिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब जब सेल किन्हीं कारणों की वजह से अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगे। जब सेल कुछ कारणों से अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगे, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। मतलब अब यहाँ पे सेल क्या करता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को मारता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा, इसको हम एपोप्टोसिस बोलेंगे। अब बात होती है कि ये सेल क्यों करता है, एपोप्टोसिस में सेल क्यों जाता है। ऐसा नहीं है कि हर सेल एपोप्टोसिस पे जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, बट जो सेल जाते हैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करना, अपने आप को ख़त्म करना, एक तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं सेल, ऐसी क्या बात होती है? तो यहाँ पे कुछ कारण हो सकते हैं, एपोप्टोसिस के कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर हो सकता है इन्फेक्शन। कई केसेस में जब एपोप्टोसिस परफॉर्म होता है, जब सेल जो है प्रोग्राम सेल डेथ में जाते हैं, जब सेल खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका एक मेजर कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसा होगा? अगर कोई पर्टिकुलर बाहरी पैथोजन है, उसने आके किसी एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो जब कोई एक सेल इन्फेक्ट हो गया तो ये चांसेस रहते हैं कि उस सेल से जो दूसरे सेल हैं वो भी आगे चल के इन्फेक्ट हो जाए, है ना। तो जब ये चांसेस रहेंगे कि एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ये हो गया इन्फेक्ट, और जो उसके सराउंडिंग में सेल्स हैं बहुत सारे, और ये अभी इन्फेक्शन इनके अंदर नहीं है, ठीक है। ज़्यादा देर तक अगर छोड़ा जाएगा तो ये चांसेस है कि ये जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जो आसपास के सेल्स हैं उनके अंदर भी फैलने लगे। इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, अगर ये इन्फेक्शन छोटे पैमाने पे ही रोक दिया जाए तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर ये इन्फेक्शन को पहले ही रोक दिया जाए, जब ये इन्फेक्शन फैला नहीं था, ये इन्फेक्शन सिंगल सेल में था, अगर हम इस सेल को ही एलिमिनेट कर दें, अगर इस सेल को ही ख़त्म कर दें, तो इन्फेक्शन भी इसके साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा। सेल तो चलो दोबारा बन जाएंगे, है ना, बट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अगर सेल में फैल गया, टिश्यूज़ में फैल गया इन्फेक्शन, ऑर्गन्स में फैल गया इन्फेक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से सबसे पहला कारण एपोप्टोसिस का तो होता है इन्फेक्शन। शरीर में कोई पर्टिकुलर सेल अगर डैमेज हो चुका है, अगर वो पर्टिकुलर सेल इन्फेक्ट हो चुका है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेगा। सेकंड पॉइंट, इन्फेक्शन के अलावा मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कारण है एपोप्टोसिस का। अब मॉर्फोलॉजिकल, अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ बन रहा है, तब एपोप्टोसिस का क्या मतलब? बनने के समय तो सेल ज़्यादा डिवाइड होना चाहिए, एपोप्टोसिस नहीं होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको बनाने के लिए सेल को टूटना पड़ता है। अब क्या है, देखो, एम्ब्रायोलॉजिकल टाइम पीरियड में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, एम्ब्रायो बनते समय हमारे जो फिंगर्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से स्किन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वेब्ड फिंगर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेब्ड फिंगर्स। आप देखो बत्तखों में, देखना, बत्तख के जो पैर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट के दौरान, ह्यूमन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जब होता है, उस समय मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय एपोप्टोसिस होता है। वो जो बीच के सेल की लेयर है जिससे वो वेब बना है ताकि उंगलियां जुड़ी रहे,
वो ख़त्म होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो वेब ख़त्म होता है। और भी कई प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं जिनमें एपोप्टोसिस जो है वो यूज़फुल होता है। अब एपोप्टोसिस के बारे में हम पढ़ें, इतना आपको क्लियर हो गया। ये चीज़ बस हमेशा याद रख लेना, बहुत क्लियरली याद रखना कि एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है तब एपोप्टोसिस हम मानते हैं। उसके अलावा हम बात करें कैंसरस सेल को रोकने के लिए, इन्फेक्शन का ही पार्ट है एक तरह से। अब हम यहाँ पे बात करें कैंसरस सेल, मतलब अनकंट्रोल्ड अगर सेल डिवीज़न हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो रहा है, मतलब सेल डिवीज़न हमारे शरीर के कंट्रोल से बाहर हो गया। एक पर्टिकुलर सेल जो है वो ग्रो करता जा रहा है, करते करते वो ट्यूमर बन गया, फाइनली जाके वो मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा जो कि कैंसर का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे सेल्स की डेवलपमेंट को रोकने के लिए भी एपोप्टोसिस ज़रूरी है। इनिशियल फेज़ में अगर पता लग जाता है तो वहाँ पे सेल जो है अपने आप को मार लेता है। ठीक है, मतलब अगर सिस्टम हमारा हाईजैक होने से पहले सेल को पता लग गया तो सेल अपने आप को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा और उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। अगर उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो फिर वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा और उससे कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, अच्छा सेल की डेथ के और कारण हो सकते हैं, कोई और फैक्टर से अगर सेल की डेथ हो रही है उसको हम एपोप्टोसिस में काउंट नहीं करेंगे। सेल की जब खुद सेल एक तरह से सुसाइड करे, सेल जब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करे, तभी हम उसको एपोप्टोसिस में काउंट करेंगे। अब दो पाथवे हमें देखने, ब्रीफली हम समझ रहे हैं इसको, एपोप्टोसिस को। दो पाथवे देखिए आप, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। दो तरह के पाथवे होते हैं, मतलब जो एपोप्टोसिस है उसके मैकेनिज्म के लिए दो पाथवे हैं। यहाँ पे हम दो पाथवे जो देख रहे हैं, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। क्या डिफरेंस है दोनों में? सेल डेथ, एपोप्टोसिस इज सेल डेथ। तो सेल को कब एपोप्टोसिस में जाना है, सेल की कब डेथ होने वाली है, अगर ये सिग्नल बाहर से आता है, कहीं शरीर के बाहर से आता है, तब तो वो हो गया शरीर के नहीं, सेल के बाहर से आता है तब वो हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगर ये सिग्नल सेल के अंदर से ही जनरेट हो रहा है तो वो होगा इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो सिग्नल originates from आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर से सिग्नल जो है ओरिजिनेट होगा। और इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से सिग्नल जनरेट होगा। दो टाइप के सिग्नल मिल रहे हैं, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। ठीक है, तो जब सेल के बाहर से सिग्नल आए तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, और सिग्नल जब सेल के अंदर से आए तो इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक बहुत ब्रीफ और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये दोनों पाथवे, ये और ये, इन दोनों पाथवे का जो एक फाइनल मोटिव है वो है एक प्रोटीन बनाना जिसको अपन बोलते हैं कैस्पेस 3। ठीक है, प्रोटीन है कैस्पेस 3। ये क्या है? एक प्रोटीन है, इसको हम डेथ प्रोटीन भी बोलते हैं। कैस्पेस 3 क्या है? प्रोटीन है जिसको हम डेथ प्रोटीन ही बोलते हैं। और यही प्रोटीन, यही कैस्पेस 3 शरीर के अंदर अगर देखें कि कैस्पेस 3 का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि जो सेल है वो एपोप्टोसिस में जा रहे हैं, सेल अपने आप को मार रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो तरह का हम फैक्टर पढ़ने वाले, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की अगर अपन बात करें, अच्छा ये चीज़ याद रखना, कैस्पेस 3 प्रोटीन बनता है, कैस्पेस 3 प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएजेस को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट करता है
प्रोटीएजेस को और न्यूक्लिएजेस को। मतलब कैस्पेस 3 एक प्रोटीन है जो कि दो एंजाइम एक्टिवेट करता है, प्रोटीएज और न्यूक्लिएज। नाम से पता होना चाहिए, प्रोटीएज का फंक्शन होता है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को ख़त्म करना, और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को ख़त्म करना। तो एक सेल है, उस सेल के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड ख़त्म हो गया और उसके अंदर के सारे प्रोटीन्स ख़त्म हो गए, तो क्या वो सेल बचेगा? मान के चलो जैसे उसके माइक्रोट्यूब्यूल का साइटोस्केलेटन है, उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद है, वो ख़त्म हो गया, प्रोटीन जो है डिसरप्ट हो गया, तो क्या सेल का स्ट्रक्चर बचेगा? सेल बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो कैस्पेस 3 का काम होता है एक्टिवेट करना प्रोटीएजेस और न्यूक्लियसेस को, और ये प्रोटीएजेस और न्यूक्लियसेस जो है सेल की पूरी मशीनरी को डिसरप्ट कर देते हैं और सेल को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे, हमने बोला एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो सिग्नल है वो बाहर से आता है ना। तो ये एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर जो है वो मौजूद है। ये जो रिसेप्टर है वो क्या है? इस रिसेप्टर के पास एक पर्टिकुलर चीज़ मौजूद होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डेथ डोमेन। डेथ डोमेन, मान के चलो ये डेथ डोमेन रिसेप्टर है। इस डेथ डोमेन रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है FAS लाइगैंड, फास लाइगैंड, FAS इस डेथ डोमेन पे आके बाइंड करता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम FAS लाइगैंड बोलते हैं, जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ये FAS लाइगैंड जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। FAS लाइगैंड के बाइंड होने से सेल के अंदर रिलीज़ होता है DISC। इसके बाइंड होने से सेल के अंदर रिलीज़ हुआ DISC। DISC डिस्क, डिस्क का मतलब होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। डिस्क का मतलब है डेथ इंड्यूसिंग, डेथ को बढ़ावा देने वाला सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो डिस्क का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, और ये जो DISC डिस्क है ये फॉर्मेशन करती है कैस्पेस 8 का। ये जो डिस्क है ये वापस फॉर्मेशन करती है कैस्पेस 8 का, और ये कैस्पेस 8 वापस बना देता है कैस्पेस 3। फिर फंक्शन वापस से सेम। समझ में आया? एक सेल है, सेल जो है उसमें FAS लाइगैंड जो है बाहर से एक्सट्रिंसिक पाथवे पड़ रहे हैं, मतलब जो भी सिग्नल आ रहा है बाहर से आ रहा है। मतलब कोई भी पैथोजन आया शरीर में तो बाहर से एक सिग्नल आया, तो रिसेप्टर पे FAS लाइगैंड आके बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा डिस्क रिलीज़ होगा, डिस्क रिलीज़ होगा वो कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस 8 जो है कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा, और फाइनली सेल जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ में चला जाएगा। सेकेंड पाथवे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बात आती है इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या ऐसा? इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल जो है वो अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ही सिग्नल जो है वो जनरेट यहाँ पे होगा। यहाँ से रिलीज़ क्या होगा? यहाँ से रिलीज़ होगा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने पढ़ाया था उस समय, साइटोक्रोम C आप लोग को शायद याद होगा। तो साइटोक्रोम C क्या है? एक जो हमने 4 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे उनमें से एक था मोबाइल फेस था ये साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद साइटोक्रोम C के साथ यहाँ पे ऐड होगा APAT1 और कैस्पेस 9। कुछ और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल APAT1 और कैस्पेस 9, इतनी चीज़ें जुड़ेंगी, साइटोक्रोम C, APAT1 और कैस्पेस 9, और ये सब जुड़ के कहलाती हैं, ये सब मिलके कहलाती हैं एपेप्टोसोम। एपेप्टोसोम एपेप्टोसोम और ये एपेप्टोसोम फाइनली वापस एक्टिवेट करती है कैस्पेस
3 को। एपोप्टोसोम के बारे में आपको याद रखना है, एपोप्टोसोम क्या होता है आपको याद रखना है। इंट्रिंसिक पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया से जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है तो एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है। कैस्पेस 9 और साइटोक्रोम सी के साथ APAT1 का मिक्सचर जब बनता है, तीनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये एपोप्टोसोम जो है जाके कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, जिससे प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएजेस निकलते हैं। और इसके निकलने के बाद सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, वो सब डिसरप्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एपोप्टोसिस का पाथवे। अच्छा, एक चीज़ और, ये सब जब सेल टूट जाएगा तो टूट के ऐसा थोड़े कि गायब हो जाएगा, उसकी सेल की डेब्रीज बचेगी, सेल का जो गंदगी, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बचेगा, उसको कौन हटाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो सेल डेब्रीज बचती है, जो सेल का रिमेनिंग पोर्शन बचता है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सेल डेब्रीज जो बचती है, दोनों केस में, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों केस में, इसके लिए यहाँ पे इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ कर लिया जाता है, इसको इनगल्फ कर लिया जाता है। और बेसिकली इसका काम जो इनगल्फ का करता कौन है, मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाज जो है वो एक फैगोसाइटिक सेल है, आप सभी को पता है। तो इनगल्फ करने का काम मैक्रोफाजेस करता है जब सेल की डेथ हो जाती है उसके बाद। तो ये था आपका पूरा प्रोग्राम्ड सेल डेथ। 2 पाथवे ये फॉलो करता है। एक्सट्रिंसिक जब सिग्नल बाहर से है, इंट्रिंसिक जब सेल खुद सिग्नल जनरेट करे। काम जो है सेल को खुद करना है, सिग्नल की बात हो रही है और उस आधार पे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। काम सारा का सारा सेल ने खुद किया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना, किसी भी प्रोटीन को डिसरप्ट करना, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करना, ये सारा काम सेल खुद कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो डेब्रीज बचती है उसको मैक्रोफाजेस जो है वो इनगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटिक सेल जो है उसको खा जाते हैं, ठीक, निकल जाते हैं। तो ये था आपका एपोप्टोसिस। हमेशा याद रखना, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं। सेल जब खुद को मारता है तभी एपोप्टोसिस कहा जाएगा। किसी और कारण से अगर सेल की डेथ होती है, सेल डिस्ट्रॉय होता है, वो एपोप्टोसिस में काउंट नहीं होगा। जब सेल खुद अपने आप को किल करेगा तभी एपोप्टोसिस में वो काउंट होता है। सो आज का वीडियो एपोप्टोसिस का इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।